हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह आज फिर आप लोगों के सामने लेके आया हूँ कुछ नया टॉपिक, कुछ नई बातें और कुछ नई थ्योरी। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट 4, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कुछ लिफ्ट के बारे में। लिफ्ट के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। तो वहां पर एक्चुअली क्या होता है, कैसा फोर्स अप्लाई होता है, कैसा एक्सेलरेशन अप्लाई होता है, वो सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि जो लोग मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो या मेरे चैनल पे न्यू हो, वो लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से जल्दी बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि मेरा वीडियोस तुम लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं। और वीडियो में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत होने से इस नंबर पे तुम लोग व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझसे जितना हो पाएगा मैं तुम लोगों की परेशानी या तुम लोगों की प्रॉब्लम या तुम लोगों के लिए कुछ नया टॉपिक वो सब वीडियो बना के लेके आता रहूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज हम लोगों का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट 4। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मीन्स पार्ट 3 में क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पार्ट 3 में देखा था कि न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है उसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो रियल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, कि रियल लाइफ के साथ कैसे जुड़ा हुआ होता है वो सब हम लोगों ने देखा था। जैसे कि लोग कैसे पैदल चलते हैं, फिर जैसे कि हॉर्स कार्ट कैसे मतलब चलाता है वगैरह वगैरह कुछ हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो एक्चुअली न्यूटन का मतलब सेकेंड लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ के कंटेंट में है। और आज हम लोग देखेंगे कि जो थर्ड लॉ है वो भी सेकेंड लॉ में कंटेंट है। ठीक है, और चलो शुरू करते हैं हम लोगों का आज का क्वेश्चन ही लिख लो। ये एक्चुअली अलग तरह से टॉपिक है, मैं इसमें क्वेश्चन बना के लिख लेता हूँ, आप लोग आसानी होगी एग्जाम में आने से भी आंसर कर पाओगे। तो शो दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ of motion are contained in the second law. Show that Newton's third law of motion. Show that Newton's third law of motion are contained in the second law. Are contained in the second law. ठीक, so that Newton's third law of motion are contained in the second law. Third law of motion क्या था? Every action has an equal and opposite reaction. और second law क्या था कि अगर हम लोग कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब कोई किसी का मोमेंटम अगर चेंज होता है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। वो था हम लोगों का सेकेंड लॉ। तो हम लोग को दिखाना है कि जो थर्ड लॉ है वो सेकेंड लॉ में कंटेंट है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी। कोई एक बॉडी मान लो ए एंड बी। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम system A and B। कोई भी एक सिस्टम मान लो, आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ मासेस A and B, जिसका A and B का मासेस कंसीडर करना है, या फिर कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ मासेस या ऑफ बॉडीज, कुछ भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। बॉडीज एंड बी। ठीक है, सपोज द टू बॉडीज इंटरेक्ट म्यूचुअली विथ वन अनदर। सपोज the two bodies
the two bodies mutually interact mutually क्या होगा with one another मान लो एक सिस्टम है, कोई भी एक सिस्टम है, मान लो इतना बड़ा बकेट या इतना बड़ा जार है, कोई भी सिस्टम, यहाँ पर दो बॉडीज है या दो मासेस है जो मतलब इन दोनों में और कुछ फोर्स या और कुछ भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, सिर्फ दो मासेस है या दो बॉडीज है, तो क्या होगा, इन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा था, जो ग्रेविटेशन में पढ़ा था, दो मास कहीं पर भी रखने से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, देन लेट FBA be the force of action exerted by A on B। लेट मान लो FBA जो B से A के डायरेक्शन पे है, be the force एक्शन, इन दोनों में सिलेक्शन फोर्स से होगा, मतलब अट्रैक्शन फोर्स होगा exerted by A on B, exerted by A on B। यहाँ पर दो बॉडी रखने से मान लो ये A है, ये B है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, तो मान लो जो B A के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है वो हो गया FB और ये एक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, लेट dPB by dt द रिजल्टिंग चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ B, और भी अज्यूम कर लो, लेट dPB by dt, तो हम लोग dP by dt से क्या डिनोट करते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम, बी द रिजल्टिंग चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। dP by dt इज द रिजल्टिंग चेंज ऑफ मोमेंटम, किसका, सफिक्स में b लिखा है तो ये होगा ऑफ b, ठीक है। फोर्स अप्लाई होने से तो ये दोनों एक दूसरे के सामने आएगा, तो आने से क्या होगा, इन लोगों का वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम भी चेंज होगा, एंड अगेन लेट FAB वेक्टर बी द फोर्स, ए होगा रिएक्शन या एक्शन का अपोजिट मीन्स रिएक्शन, एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, ठीक है। देन अगेन लेट dPA by dt be the resulting change of momentum, resulting change of momentum ऑफ ए। ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने से ये भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, क्या फोर्स अप्लाई करेगा, FLB, A to B। अगर ये वाला एक्शन होता है तो दूसरा क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन ने क्या कहा था सेकंड लॉ पे, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या बोला था, F of BA इक्वल टू dPB by dt and F of AB इक्वल टू dPA by dt, ठीक है। ये दोनों फोर्स इक्वल है वो बोला था, मतलब सॉरी फोर्स जो होता है वो चेंज ऑफ मोमेंटम के समान है वो बोला था न्यूटन ने सेकंड लॉ पे, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को दो इक्वेशन प्लस कर दो तो क्या होगा, यहां पर मैं प्लस करके दिखा देता हूं, F of
बी ए प्लस एफ ऑफ ए बी, दो प्लस करने से क्या आएगा, डी पी बी बाई डी टी प्लस डी पी ए बाई डी टी। देखो बिल्कुल इजी है, ठीक है। अभी यहां से डी डी टी कॉमन लेने से पी बी प्लस पी ए, इतना तो सबको समझ आना चाहिए, ठीक है। अभी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होने से क्या होगा, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होने से, मतलब F इक्वल टू 0, देन डी डी टी ऑफ पी बी प्लस पी ए इक्वल टू क्या होगा, 0। देखो समझ में आता है कि नहीं, कोई भी फोर्स नहीं होने से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होने से जो मोमेंटम का चेंज है वो 0 हो जाएगा। तो ये 0 होने से क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ बी ए प्लस एफ ऑफ ए बी इक्वल टू 0। सो एफ ऑफ बी ए इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए बी, ठीक है। दैट मीन्स दो फोर्स है जो इक्वल भी है ऑपोजिट भी है। सो एक्शन इक्वल टू माइनस ऑफ रिएक्शन, ये है हम लोगों का न्यूटन्स का थर्ड लॉ। जैसा है वैसा बिल्कुल लिखने से, 3 मार्क लेने से 3 मिल जाएगा। देखो मैंने क्या कहा था, 2 मास ले लो, ठीक है। ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। मान लो ये इसके ऊपर एफ ए बी फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये इसके ऊपर एफ बी ए फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स इक्वल करके, मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल करना है और अपोजिट करना है, वही हम लोगों को दिखाना है, ठीक है। चलो ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक, जो है हम लोगों का लिफ्ट। मैंने पहले ही बोला था आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लिफ्ट लेवल, ठीक है। तो लिफ्ट का एक बड़ा वाला क्वेश्चन है, वो लिख लो पहले, फिर मैं धीरे धीरे डिस्कस करता हूं। A man of mass M is standing on the floor of a lift. A man of mass M is standing A man of mass M is standing on the floor of a lift. On the floor of a lift. Find its apparent weight. Find its apparent weight. Find its apparent weight when the lift is. When the lift is. एक्चुअली क्या है, हम लोग जब लिफ्ट में होते हैं तब हम लोगों के ऊपर क्या क्या फोर्स अप्लाई होता है। एक तो हम लोगों का वेट जो डायरेक्टली डाउनवर्ड काम करता है, और दूसरा है लिफ्ट के अंदर होने से हम लोगों के ऊपर जो लिफ्ट का फोर्स है, जैसे लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोगों को ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होगा, लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो हम लोगों के ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई होगा। तो ये दोनों फोर्स के कॉम्बिनेशन पे हम लोगों के एक्सेलरेशन क्या होता है या हम लोगों की पोजीशन क्या होता है, वो सब यहाँ पर डिस्कस करना है। तो व्हेन द लिफ्ट इज नंबर 1 मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मूविंग upward with uniform acceleration, moving upward
with uniform acceleration a. Option 2, moving downward with uniform acceleration a. जब नीचे की तरफ जाएगा तब moving downward with uniform acceleration A. Third number, at rest or moving with uniform velocity V. At rest or moving with uniform velocity V. Option 4, falling freely. Falling freely. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू जी. टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी. ठीक, देखो मैं एक एक करके करता हूं. बिल्कुल इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है. मान लो ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट हो गया हम लोगों का. यहां पर हम कोई भी लोग खड़े हुए हैं जिसका मान लो मास है m. तो इसका वेट सीधा डायरेक्ट नीचे की तरफ जाएगा. W इक्वल टू mg. ठीक है, इसका वेट जो है वो डायरेक्ट नीचे की तरफ जाएगा. W इक्वल टू mg. अगर नंबर 1 वाला देखते हैं, मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a. ये ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो क्या होगा? ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से जा रहा है, तब क्या होगा? इसका ऊपर की तरफ का एक फोर्स अप्लाई होगा, जो मान लो R और M को भी हम लोग पकड़ सकते हैं. नीचे की तरफ है W इक्वल टू mg. तो देखो मैं यहां पर इक्वेशन लिखता हूं. R माइनस mg इक्वल टू m. ये क्या हो? R क्या है? यहां पर R है लिफ्ट ने जो ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई किया है वो R. ए क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट का एक्सेलरेशन. क्योंकि लिफ्ट जो ऊपर की तरफ जाएगा तो दोनों मतलब लिफ्ट और अंदर बैठे हुए इंसान दोनों का एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा, वो होगा ए. और ऊपर की तरफ फोर्स क्या होगा? R माइनस mg. क्योंकि R हुआ लिफ्ट का फोर्स, mg नीचे की तरफ इसका वेट, और R माइनस mg है ऊपर का रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, देखो समझ में आएगा एक बार. ठीक है, तो इसका थोड़ा लिख लो कॉपी में. When the lift moves upward, when the lift moves upward, when the lift moves upward with acceleration a, with acceleration a, तब क्या होगा? The net upward force on the man, the net upward force on the man. लोड के ऊपर अपवर्ड फोर्स क्या काम करेगा? R माइनस mg इक्वल टू m. जो मैंने पहले लिखा था वही हो. ठीक है, तो अपेरेंट वेट क्या होगा? apparent weight. ठीक है, apparent weight R equal to mg plus m. That means m
जी प्लस ए। ठीक है, हम लोग को बोला है क्या निकालने के लिए, एपियरेंट वेट। अब ये एपियरेंट वेट क्या है? एपियरेंट वेट मींस एक्चुअली देखो, इसका एक अलग तरह से एग्जांपल देता हूं। जब हम लोग पानी में मतलब कूदते हैं या पानी में मतलब कोई स्विमिंग पूल में या मतलब कोई जैसे कि रिवर में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग का वेट जो है वो हम लोगों को क्या लगता है, हम लोगों का वेट थोड़ा डिक्रीज हो गया, मतलब हम लोग खुद को थोड़ा वेटलेस मतलब फील करते हैं। ठीक है, वो होता है एपियरेंट वेट। जो हम लोग फील करते हैं कि हम लोग का वेट ऐसा अभी फील हो रहा है, हम लोग का वेट, वो होता है एपियरेंट वेट। एक्चुअल वेट तो हम लोगों का है मतलब 60 केजी पकड़ लो, लेकिन हम लोग जब पानी में जाते हैं तब हम लोग ऐसा लगता है, हम लोगों का बॉडी को पूरा हल्का महसूस होता है, तो मतलब 40 केजी या 30 केजी जैसा महसूस होता है, लेकिन वो है हम लोगों का एपियरेंट वेट। हम लोग जब पानी से फिर वापस आ जाते हैं तब क्या लगता है, हम लोगों का वेट फिर से 60 केजी मतलब पहले वाला पोजीशन पे चला गया। ठीक है, तो लिफ्ट जब ऊपर की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, जो लिफ्ट का जो फोर्स है ये भी नीचे की तरफ देता है, और हम लोगों का जो mg है वो भी नीचे की तरफ देता है। तो एक्चुअली जो r है, एपियरेंट वेट, वो क्या होता है, लिफ्ट का जो फोर्स, लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने से, मान लो हम लोग ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ एक फोर्स होने से नीचे की तरफ एक और फोर्स देगा। जैसे गाड़ी को अगर हम लोग सामने की तरफ ऐसे अचानक से चलना शुरू करते हैं गाड़ी, तो हम लोग पीछे की तरफ एक फोर्स अप्लाई होता है, तो वैसे ही लिफ्ट जब ऊपर की तरफ चलने लगेगा तो नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई होगा, वो होगा हम लोगों का ma, और हम लोगों का mg तो है ही, तो अल्टीमेटली जो एपियरेंट वेट होगा mg प्लस ma होगा। ठीक है, देखो कोई परेशानी नहीं है, और नहीं तो ऐसे कर सकते हो, जो r है वो है हम लोगों का एपियरेंट वेट, तो r माइनस एम जी, सॉरी r जो है वो है लिफ्ट का मतलब एपियरेंट वेट तो कर सकते हो, तो r माइनस एम जी इक्वल टू एम, क्योंकि r तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स है, एम जी नीचे की तरफ नेट फोर्स है, दोनों माइनस करने से आ जाएगा कॉमन सोल्यूशन m। ठीक है, और दो मैं समझा देता हूं तो समझ जाओगे। अभी देखो 2 नंबर वाला, मूविंग डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, ये मान लो हो गया हम लोगों का लिफ्ट, यहां पर ये अभी ये नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन विथ ए, तो ये भी हो गया mg नीचे की तरफ। ठीक है, और ये हो गया नीचे की तरफ। तो when the lift moves downward with acceleration a, when lift moves downwards with acceleration a, जब नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से जाता है तब क्या होता है, तो ऑब्वियसली अभी हम लोगों का mg का वेट ज्यादा है, इसलिए हम लोग नीचे की तरफ आ रहा है, और जो लिफ्ट का जो ऊपर की तरफ फोर्स है वो कम है। ठीक है ना, इसलिए तो पूरा नीचे की तरफ आ रहा है। मान लो इसको एक ग्रुप है, तुम यहां से खींच रहे हो F फोर्स से, मैं यहां से खींच रहा हूं F डैश फोर्स से, ये जो ग्रुप है ये इस तरफ आ रहा है, दैट मीन्स मेरा फोर्स ज्यादा है, इसलिए तो ये इस तरफ आ रहा है, वही है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब mg ज्यादा है, और लिफ्ट का जो r है वो कम है, तो नीचे की तरफ फोर्स क्या होगा, mg माइनस r इक्वल टू क्या होगा, m, पहले जैसा। ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, माइनस करने से और एक फोर्स आएगा, दिस फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मैन का मास हुआ m और एक्सेलरेशन होगा a, तो इसलिए mg माइनस r इक्वल टू m। ठीक है, तो द नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन द मैन इज द नेट डाउनवर्ड फोर्स, द नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन द मैन
on the man is mg माइनस r इक्वल टू m। ठीक है, तो अभी r इक्वल टू क्या आएगा, mg माइनस n, mg माइनस n। r क्या है, apparent weight, apparent weight होता है r, तो हम लोग apparent weight r इक्वल टू क्या मिल गया, m g माइनस a। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का 1 and 2। अभी देखेंगे थर्ड वाला, मीन्स 3। ठीक है, थर्ड वाला देखेंगे, मतलब 3 नंबर। 3 क्या है, एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। तो मान लो ये लिफ्ट है, इसके अंदर तुम खड़े हो, हाँ, तुमको थोड़ा दुबला पतला बना दिया फ्रंट में, तो तुम्हारा जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा mg। तो इसका तो अभी एक्सेलरेशन 0 है, a इक्वल टू 0 और v है कांस्टेंट। तो अभी क्या होगा, एस लिफ्ट मूविंग अपवर्ड, तो इसका ऊपर का फोर्स ज्यादा होगा, मतलब r जो है वो ज्यादा होगा। तो r माइनस mg इक्वल टू क्या होगा, ma होगा। यहाँ पर a तो 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू 0, दैट मीन 0। सो r इक्वल टू mg। तो एपेरेंट वेट क्या होगा, उसका ओरिजिनल वेट के समान होगा। ठीक है, तो ये भी मैं थोड़ा लिख देता हूं, ये तो ऐसे ही रफ कैलकुलेशन। एक्सेलरेशन a equal to 0, net force on the man as acceleration a equal to 0, then net force on the man, the net force on the man r equal minus mg equal to ma equal to m into 0 equal to 0. So r equal to mg. R means apparent weight। तो जब a 0 होता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है, तो हम लोगों का जो apparent weight है r, वो हम लोग का ओरिजिनल वेट मीन्स mg के समान होता है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अभी देखेंगे चौथा वाला, फॉलिंग फ्रीली। ठीक है, जब कोई लिफ्ट फॉलिंग फ्रीली, चौथा वाला, व्हेन द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, व्हेन द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, जब लिफ्ट फ्रीली फॉल करता है तब a इक्वल टू क्या होता है, g। a इक्वल टू g होने से हम लोग एपेरेंट वेट क्या आ जाएगा, if the lift supporting cable of the lift, if the, चलो लिख लेता हूं, if the supporting cable, if the supporting cable of the lift suddenly breaks, अगर लिफ्ट का जो केबल है, जो लिफ्ट के, मतलब लिफ्ट तो एक केबल के दर है, मतलब लिफ्ट के ऊपर में और नीचे में केबल होता है जो लिफ्ट को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लेके आते हैं। तो अगर वो केबल टूट जाता है तो लिफ्ट क्या होगा, द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, द लिफ्ट फॉल्स freely, the leaf falls freely under
ग्रेविटी, ठीक है। द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। सो आर क्या होगा, अभी आर इक्वल टू क्या होगा, एम जी माइनस एम ए था हम लोगों का, तो एम जी माइनस एम जी इक्वल टू 0। मतलब हम लोग का जो नॉर्मल रिएक्शन है या जो हम लोग अपेरेंट वेट है वो एक्चुअली 0 हो जाए। सो अपेरेंट वेट इक्वल टू 0, दैट मीन्स वेटलेस। हम लोगों को कोई भी वेट महसूस नहीं होगा, मतलब हम लोगों को वेटलेस फील होगा। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली हम लोग जो खड़े होते हैं लिफ्ट पे, तो लिफ्ट का जो हम लोग वेट है mg, वो तो हम लोग लिफ्ट के फ्लोर के ऊपर प्रेस करते हैं, मतलब लिफ्ट के फ्लोर के ऊपर हम लोग mg फोर्स अप्लाई करते हैं। और लिफ्ट हमारे ऊपर क्या फोर्स अप्लाई करते हैं, r। तो जो r है वही होता है हम लोगों का अपेरेंट वेट, जो लिफ्ट हम लोगों को ऊपर की तरफ फोर्स देता है। तो जब लिफ्ट, पहला क्वेश्चन है मूविंग अपवर्ड, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा ए एक्सेलरेशन से, तब हम लोगों को क्या फोर्स देगा, मतलब हम लोगों का अपेरेंट वेट क्या होगा, वो जब डाउनवर्ड जाएगा तब हम लोगों को क्या फोर्स देगा, तब तो कम देगा। क्यों, क्योंकि लिफ्ट तो डाउनवर्ड जा रहा है, तो हम लोगों को ऊपर की तरफ फोर्स तो कम देगा, मतलब ज्यादा देने से तो हम लोग ऊपर की तरफ जा रहा था, उसका फोर्स कम आ रहा है, इसलिए तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो कम देगा। एट रेस्ट, जब रेस्ट में होगा तो अपेरेंट वेट क्या होगा, जो हम लोगों का वेट है वही होगा। अगर तुम लोग कॉमन सेंस से सोचो तो, कैलकुलेशन से नहीं, वैसे सोचने से पता चल जाता है। फिर फॉलिंग फ्रीली, अगर ये फ्रीली फॉल करता है तब क्या होगा, ये तो नॉर्मल रिएक्शन देगा ही नहीं, क्योंकि ये फ्रीली फॉल कर रहा है। तो लिफ्ट अगर कोई भी थोड़ा सा भी नॉर्मल रिएक्शन हम लोगों को देता है, तो थोड़ा सा भी फोर्स देता है, तो हम लोग फ्रीली फॉल कभी भी नहीं कर सकते थे। थोड़ा मतलब हम लोगों को रेजिस्टेंस या थोड़ा मतलब कोई दिक्कत आती थी, या कोई हम लोगों को ऊपर की तरफ थोड़ा फोर्स मिलता, इसलिए हम लोग जो फ्रीली फॉल में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता। एज इट इज फ्रीली फॉल, देन लिफ्ट डोंट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई आर इक्वल टू 0 मीन्स हम लोग खुद को वेटलेस फील करेंगे। ठीक है, क्या देता हूं, अभी चलता हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। ठीक है, conservation of momentum. State the laws of conservation of linear momentum and derive from Newton's second law of motion. State the laws of, state the law of conservation, state the law of conservation of linear momentum, conservation of linear momentum, and explain, इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूं। ठीक है, डिराइव हम लोग बाद में करेंगे, पहले लॉ को समझते हैं। पहले मैं लॉ को लिख लेता हूं। द when no external force acts on a system of, when no external force, when no external force acts on a system of, acts on a system of several interacting particles, interacting particles, the total linear momentum of the system is conserved.
the total linear momentum is conserved. ठीक है, the total linear momentum is the vector sum of the total linear momentum is the vector sum of linear momenta of all particles of the system. Vector sum of linear momentum of vector या फिर sum of linear momentum of all particles of system. बस इतना ही है हम लोगों का लो. Where no external force act on a system of several interacting particles. यहाँ पर 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कोई भी मान लो. जब एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे, द टोटल लिनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. इन लोगों का टोटल जो लिनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा. वही है हम लोगों का लॉज ऑफ लिनियर कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. द टोटल लिनियर मोमेंटम इज द वेक्टर सम ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल्स. तो अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं. मान लो ये एक मास हुआ m1, ये एक मास हुआ m2, m1 m2, इसका वेलोसिटी है u1, इसका वेलोसिटी है u2. यहां पर दोनों ने कोलाइड किया है. फिर इसका मास हो गया, इसका मास तो सेम रहेगा m1, इसका वेलोसिटी हो गया v1, फिर इसका वेलोसिटी हो गया v2, इसका मास हो गया m2. ये है कोलाइड वाला पॉइंट जहां पर इन लोगों ने कोलाइड किया. ऑब्वियसली u1 ग्रेटर देन u2 होने से ही क्या होगा, ये जाके इसको धक्का देगा. और फिर v2 ग्रेटर देन v1, ये होने से जो m2 है वो वहां से m2 से डिस्टेंस पे चला जाएगा ab. ठीक है. सो let mass of two bodies is m1 and m2. Before collision their speed is u1 and u2. After collision their speed is v1 and v2 respectively. ठीक है, मतलब m1 का हो गया v1, m2 का हो गया v2. देन टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन क्या होगा, m1, इसका मोमेंटम क्या है m1 u1, इसका क्या है m2 u2. ठीक है. एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2. ठीक है.
अभी क्या लिखना है, फ्रॉम द लॉ ऑफ conservation of momentum, conservation of momentum, we can write m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2। इसको थोड़ा मॉडिफाई करने से m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। इसको m1 कॉमन लेने से m1 v1 सॉरी u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 कॉमन लेने से v2 माइनस u2। इतना तक दिखा दो तो तुम्हारा एक्सप्लेन होगी। m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2। यहां पर एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है जो है u1 माइनस v1 क्या है, m मास का कुलैट के बाद या कुलैट से पहले इसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी का डिफरेंस, और ये क्या है m2 मास का जो कुलैट है, कुलैट से पहले और कुलैट के बाद का डिफरेंस। ये दोनों देखो इक्वल आ गए, u1 माइनस v1 और m2 इंटू v2 माइनस v2। वहां पर जाने का जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन बोलने से इतना तक कर दो, हो गया तुम लोगों का एक्सप्लेन। नहीं तो इतना तक कर दो तब भी हो जाएगा, इतना तक कर दो तब भी हो जाएगा, थर्ड लाइन तक कर दो तब भी हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी कॉपी कर लो। और एक क्वेश्चन करना है, मिटा देते हैं हम। ठीक है, चलो ठीक है। चलो देखते हैं, डिराइव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। डिराइव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, law of conservation of linear momentum from Newton's third law of motion, from Newton's third law of motion। डिराइव करना है हमको कहां से, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये थोड़ा इजी है, देख लो। जैसे कि मैंने पहले फिगर ड्रॉ किया था वैसे फिगर ड्रॉ करना है हम लोग को। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले ड्रॉ किया था वैसे ही ड्रॉ करना है। ए बी m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2, ये है हम लोगों का ए बी। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा थ्योरी लिख लो। Consider two bodies A and B of mass m1 m2। Consider two bodies A
एंड बी, दो बॉडीज है ए एंड बी ऑफ masses m1 and m2 moving with velocity, m1 and m2 moving with velocity u1 and u2, ठीक है। u1 and u2 in straight line, ये भी लिखना जरूरी है, इन स्ट्रेट लाइन। ब्रैकेट में लिख डालो u1 ग्रेटर देन u2, ये मैंने पहले भी लिखा था u1 ग्रेटर देन u2। नहीं होने से कोलाइड कभी भी नहीं होगा। दे कोलाइड फॉर टाइम डेल टी, दे कोलाइड फॉर टाइम डेल टी। डेल टी मीन्स टाइम का एक बहुत ही छोटा इंटरवल, मैंने पहले ही बोला था डेल टी मतलब इतना बड़ा टाइम होने से इतना छोटा इंटरवल, ठीक है, क्योंकि कोलाइड तो बहुत छोटा, मतलब कोलाइड का टाइम बहुत छोटा होगा, तो दे कोलाइड फॉर टाइम डेल टी, ठीक है। आफ्टर कोलिशन लेट देयर वेलोसिटीज बी v1 एंड v2। आफ्टर कोलिशन let their velocities be v1 and v2। इतना तो हम लोग फिगर से लिख सकते हैं, बहुत इजी है। दो बॉडी से ए एंड बी, दोनों का मास है m1 m2, वेलोसिटी है u1 u2, कोलिशन के बाद वेलोसिटी हो गई v1 एंड v2, इतना तो लिख ही सकते हो। ड्यूरिंग कोलिशन द बॉडी ए, ड्यूरिंग कोलिशन के टाइम पे द बॉडी एक्सर्ट्स ए फोर्स, द बॉडी ए एक्सर्ट्स ए फोर्स एफ बी ए। किसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा? ऑन बी, ठीक है। फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ ने क्या बोला था? द बॉडी बी ऑल्सो एक्सर्ट्स ए फोर्स, द बॉडी बी ऑल्सो एक्सर्ट्स ए फोर्स। कितना फोर्स देगा? बी, एफ ऑफ ए बी ऑन ए। देखो सच दैट कि ऐसा फोर्स देगा रे भाई, जितना देगा उतना तो इक्वल होगा एफ ऑफ बी ए इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए बी, ठीक है, क्योंकि न्यूटन ने कहा था एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ए ने बी के ऊपर जितना फोर्स दिया होगा एफ ऑफ बी है, बी ने ए के ऊपर जितना फोर्स दिया है एफ ऑफ ए बी, तो दोनों फोर्स इक्वल भी होगा ऑपोजिट भी होगा, ये न्यूटन ने ही बोला था, ठीक है। तो इम्पल्स ऑफ एफ ऑफ बी ए इक्वल टू माइनस इम्पल्स ऑफ एफ ऑफ ए बी। दोनों में इम्पल्स ले ले हम, ठीक है। और इम्पल्स मतलब क्या है? फोर्स इनटू टाइम। तो दोनों का फोर्स तो दोनों का मतलब टाइम तो सेम है, तो एफ ऑफ बी ए डॉट डेल टी इक्वल टू एफ ऑफ ए बी डॉट डेल टी। देखो समझ में आया कि नहीं? दोनों में डेल टी से मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने, क्योंकि इम्पल्स क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, इसलिए मैंने यहां पर बोल दिया है द कोलिशन टाइम इज डेल टी। तो इसके लिए भी डेल टी मल्टीप्लाई होगा, इसके लिए भी डेल टी मल्टीप्लाई होगा। और ये तो सबको पता है इम्पल्स इक्वल टू क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम।
इम्पल्स इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम लोगों का भी लिखना है इम्पल्स इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। सो इसका चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, लिख लो m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू दूसरा ऑब्जेक्ट का क्या होगा माइनस m2 v1 v2 माइनस m2 u2। देखो सही है कि गलत। फिर इसको कैलकुलेट करने से m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। ठीक है, अभी इसको उस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ लेके आओ, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यही होता है हम लोगों का कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये हो गया हम लोगों का प्रूफ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कहां पर हमने थर्ड लॉ यूज किया है, यहां पर। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों ने क्या डिराइव कर लिया है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो नीचे पे लिखने से एक लाइन लिख सकते हो कि इसके बाद लिख सकते हो टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिशन इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिशन। क्योंकि मैंने u1 वाला पार्ट पहले लिखा है, इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। ठीक है, आफ्टर कोलिशन ये वाला है, तो मोमेंटम क्या है m1 v1 प्लस m2 v2 और बिफोर क्या है m1 u1 प्लस m2 u2। तो ये हो गया हम लोगों का कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, समझ में आएगा? चलो ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन derive the laws of conservation of linear momentum from Newton's second law of motion. Derive the law of conservation of linear momentum. Derive the conservation of linear momentum from the Newton's second law of motion. Second law of motion. ठीक है, डिराइव करना है हमको। तो ये हो गया दो मास, ये हो गया कोलिशन का पार्ट, फिर ये हो गया दो मास ए बी ए बी। इसका मास m1 वेलोसिटी u1, इसका m2 वेलोसिटी u2, इसका m1 v1 m2 v2। ठीक है, तो बिफोर कोलिशन टोटल मोमेंटम क्या है, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट। मीन्स हम लोगों ने तो यहाँ पर दो लिया है, तो सिर्फ P1 और P2 लिखने से ही होगा। अगर 3 या 4 होता तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है,
हो रहा है? नहीं हो रहा है। एस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, यहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रहा है। मीन्स F equal to 0. So dp by dt equal to 0. dp by dt means rate of change of momentum. Rate of change of momentum. ठीक है? Rate of change of momentum dp by dt equal to 0. That is dp equal to 0. So change of momentum is 0. मतलब मोमेंटम का कोई भी चेंज नहीं होगा। सो मोमेंटम बिफोर कोलिशन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। ठीक है, तो बिफोर कोलिशन मोमेंटम क्या है? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू आफ्टर में है v1 प्लस m2 v2। ये हो गया हम लोगों का डिराइव्ड और शो। हम लोग ने देखा कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, यहाँ पर p1 और p2 क्या है? p1 मतलब m1 u1 है, p2 मतलब m2 u2। इन दोनों का मोमेंटम दिखाने का जरूरत नहीं, चाहो तो पहले लिख सकते हो। टू मासेस m1 एंड m2 and velocity u1 and u2 after collision their velocities are v1 and v2। ये सब पहले लिखना है, फिर u1 ग्रेटर देन u2 ब्रैकेट में लिखना है, तब जाके कोलाइड होगा। देन बिफोर कोलिशन टोटल मोमेंटम p इक्वल टू p1 प्लस p2। ठीक है, तो कोलिशन में तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स मीन्स F इक्वल टू 0, तो dp बाई dt इक्वल टू 0। ये कहां से लिखा मैंने? यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ। क्योंकि सेकंड लॉ में क्या बोला था कि बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करने से द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू 0। तो वही हम लोगों ने लिखा है। फिर हम लोगों ने देखा कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मतलब हम लोगों ने न्यूटन के सेकंड लॉ से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डिराइव करके दिखा दिया है। ठीक है, मिटा देता हूं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, कुछ नया टॉपिक, कुछ नए इंटरेस्टिंग पार्ट, जैसे कि बंदूक कैसे, बंदूक का फायर मतलब गन का फायर, फिर रॉकेट वगैरह वगैरह लेके चैप्टर खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। फिर हम लोग चले जाएंगे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे। ठीक है, तो जल्दी से पढ़ो अच्छे से, और कोई डाउट होने से कोई कमेंट बॉक्स में बोलो या टेक्स्ट करो। मैं फिर एक वीडियो लेके तुम लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो तब तक के लिए टाटा, घर में रहो, अच्छे से बैठो, टाटा।